बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ाया था। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था और आज हम आप लोगों को उसी कड़ी में समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो सबसे पहले समरूप आकृतियां क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार एक जैसे होते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि उनकी मापें भी बराबर हों। ऐसी आकृतियां जिनके आकार एक जैसे होते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि उनकी मापें भी बराबर हों, उन आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो वर्ग समरूप होते हैं। भिन्न भिन्न मापों के दो वर्ग समरूप होते हैं। दो वृत्त समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो समरूप आकृतियों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो भिन्न भिन्न मापों के दो वर्ग समरूप होते हैं। भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के दो वृत्त समरूप होते हैं और दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। अब इस अध्याय में हम आप लोगों को समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में समरूप त्रिभुज के संबंध में जानकारी दी गई है। अब दो त्रिभुज समरूप कैसे हो सकते हैं? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या प्रतिबंध होते हैं? दो प्रतिबंध होते हैं जिनके अंतर्गत दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो ये पहला प्रतिबंध हो गया। दूसरा प्रतिबंध है यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यह दूसरा प्रतिबंध हो गया। इन दो प्रतिबंधों में से कोई भी प्रतिबंध यदि लागू होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बच्चों, आप लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है समरूप और सर्वांगसम। समरूप क्या होते हैं और सर्वांगसम क्या होते हैं? तो सर्वांगसम में जैसे दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हैं तो पहले त्रिभुज के सभी छह अंग का मतलब तीन भुजाएं और तीन कोण, दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन कोणों के परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, परंतु समरूप में क्या होता है? समरूप में बराबर जरूरी नहीं कि बराबर हों। कोण तो बराबर होते हैं, परंतु भुजाएं जरूरी नहीं कि उसमें बराबर हों। तो एक अगर जो वाक्य में कहा जाए समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है, तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज
समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। तो एक वाक्य में ये अंतर होता है, समरूप और सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या अंतर होता है। तो यदि जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यदि ये सर्वांगसम है तो इनको हम ऐसे लिखेंगे। लिखने का संकेत होता है त्रिभुज ABC। ये सिंबल ध्यान दीजिए, सर्वांगसम के लिए ये सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। यदि कोई त्रिभुज, ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे मान लीजिए ABC और DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके लिखने का संकेत होता है त्रिभुज ABC। समरूप का ये सिंबल होता है त्रिभुज DEF। तो ये सिंबल पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है जब समरूप होते हैं तो ये हम निशान लगाएंगे और जब सर्वांगसम होते हैं तो ये निशान लगाएंगे। अब समरूप त्रिभुजों पर आधारित हम कुछ प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, कुछ कसौटियों को सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहली कसौटी ये है कोण 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 समरूपता। कोण 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 अर्थात एंगल 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 समरूपता। तो इसका सबसे पहले हम कथन लिखेंगे। यदि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय का कथन है। समरूपता की जो भी कसौटियां हैं उनमें से सबसे पहली कसौटी कोण 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 समरूपता है। और यदि ये बात उसमें लागू होती है किन्हीं दो त्रिभुजों में, तो यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। अब इसी बात को हम सिद्ध करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हो जाएगा ABC, एक थोड़ा आकार में बड़ा बनाएंगे।
DEF। अब इसमें क्या ज्ञात है, सबसे पहले लिखा जाएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आपको क्या ज्ञात है। पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों अलग अलग कोणों के बराबर हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण D के है, कोण B बराबर कोण E के है तथा कोण C बराबर कोण F के है। ये आपको कथन में दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, उसको लिखा जाएगा सिद्ध करना ये है, जो बाद में दूसरी लाइन क्या लिखी है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात जैसे AB के संगत भुजा जैसे मान लीजिए क्या है DE, तो AB बटे DE बराबर AB बटे DE का अनुपात जो होगा वही BC बटे EF का होगा, BC बटे EF का होगा और वही उतना ही अनुपात AC बटे DF का होगा तथा ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ये भी आपको दिखाना है साथ ही साथ। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप का ये सिंबल हो जाएगा, समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी इसमें रचना की जाएगी। रचना ये होगी कि भुजा DE पर, भुजा DE तथा DF पर बिंदु P और Q लिए जाएंगे और बिंदु P और Q इस प्रकार से होंगे कि DP बराबर AD इस भुजा के बराबर ये वाला होगा और DQ बराबर AC के बराबर हमने काट लिया और साथ ही साथ बिंदु P और Q को मिला भी देंगे। तो ये अपने पास से हम रचना कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डाट डाट करके मिलाएंगे, तो ये रचना हो जाएगी DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC लिया और PQ को मिलाया, P तथा Q को मिलाया। अब आपको सिद्ध करना है उपपत्ति। अब आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ पर ध्यान रखना है, इन पर आपको फोकस करना है। तो इन्हीं त्रिभुजों को सबसे पहले हमें लेना होगा, इनको हम सबसे पहले सर्वांग दिखाएंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में अब इनको आसानी से सर्वांग दिखा सकते हैं। सर्वांग समता की एक कसौटी इसमें लागू हो रही है, देखिए कौन सी कसौटी है। AB बराबर DP रचना से और AC बराबर DQ ये भी रचना से और कोण A बराबर कोण D ये आपको ज्ञात है, ये कथन में ही दिया हुआ है। कोण A कोण D के बराबर ये कथन में ज्ञात है। तो इस प्रकार से इसमें सर्वांग की एक कसौटी इसमें लागू हो रही है। कौन सी कसौटी लागू हो रही है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण
किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अतः आप इनको सर्वांगसम लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के। किस प्रमेय से? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आपको ज्ञात क्या है? अब जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसमें का कोण B इसमें के कोण P के बराबर होना चाहिए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो इसके जो चीज़ आप जो है पार्ट आप लोगों को बराबर नहीं मालूम वो भी बराबर मालूम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम हो गया है, तो इसलिए इसमें का कोण B इसमें के संगत कोण P के बराबर होना चाहिए। इसमें का कोण C इसमें के संगत कोण Q के बराबर होगा। इसलिए कोण P बराबर क्या हो जाएगा? कोण P बराबर हो जाएगा कोण B के CP CT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत प्रमेय जो है संगत भाग से जो है ये हो जाएगा CP CT से। कोण P कोण B के बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परंतु आपको दिया हुआ है कोण B कोण E के भी बराबर दिया हुआ है, अर्थात कोण E बराबर कोण B के। ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में ज्ञात है। कोण B कोण E के ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में कथन में दिया हुआ है। तो इन दोनों की कंपेयरिंग करें तो क्या मिलेगा? कोण P भी कोण B के बराबर है, कोण E भी कोण B के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के। कोण P बराबर हो जाएगा, कोण P हो जाएगा कोण E के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे कोण है? संगत कोण है। संगत कोण बराबर हैं तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब ये भुजा के समांतर होती तो संगत कोण बराबर होते, उसी का विलोम है। अब यहाँ पर संगत कोण बराबर हो रहे हैं तो ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बराबर हैं, इसलिए PQ समांतर हो जाएगी EF के। इसलिए भुजा PQ समांतर हो जाएगी EF के। जब यह समांतर हो जाएगी तब आप आगे क्या ले सकते हैं? अब आप लोगों को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है, तो उसी प्रमेय के अनुसार जब ये त्रिभुज की कोई भुजा त्रिभुज जो है एक भुजा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसी का विलोम यहाँ पर लागू हो रहा है। अब ये भुजा त्रिभुज की भुजा तीसरी भुजा EF के समांतर है, इसलिए ये vभुजा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसलिए DP बटे DE बराबर हो जाएगा DQ बटे DF आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो ये प्रमेय हम पूर्व में पढ़ा भी चुके हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम भी पढ़ा चुके हैं। तो उसी प्रमेय के विलोम से, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये भुजा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। आप लोग खंडसा अनुपात पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया गया था कि
dp बटे p बराबर dq बटे qf होगा। अगर जो ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इसका लेकिन अगर जो पूरी भुजा का भी अनुपात वही होता है। अगर जो ये भुजा PQ जो है भुजा EF के समांतर है तो ये ऊपर का पोर्शन बटे पूरा पोर्शन, पूरी भुजा बराबर ऊपर का पोर्शन बटे पूरा पोर्शन, ये भी अनुपात संभव होता है। तो dp बटे d बराबर dq बटे df। सॉरी यहाँ विलोम नहीं है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ही है, विलोम नहीं है, यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ही है, क्योंकि यह समांतर सिद्ध हो चुकी है तो यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ही हो जाएगा। या अब dp के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, ab लिखा जा सकता है, क्योंकि dp को ab के बराबर ही काटा गया था, ab बटे d बराबर, और dq के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, ac बटे df। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, जिस प्रकार से AB बटे DE बराबर AC बटे DF दिखाया गया है, उसी प्रकार से AB बटे D बराबर BC बटे EF के भी दिखाया जा सकता है। ठीक, तो इन दोनों समीकरणों से आपको क्या पता चल रहा है, इसलिए AB बटे DE बराबर है AC बटे DF बराबर है, अब AB बटे DE के बराबर BC बटे EF है, तो उसी के बराबर में हम BC बटे EF भी ले सकते हैं। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो समानुपाती होती हैं, यह सिद्ध हो गया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप भी हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। प्रूव्ड हो गया, क्योंकि समरूपता की कसर जो है प्रतिबंधों में से एक प्रतिबंध इसमें लागू हो रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।